आज के इस वीडियो में हम टर्म 2 सिलेबस में से क्लास 12th के चैप्टर टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के शेष भाग को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर के ऊपर बनी पहली 2 वीडियोस को पार्ट 1 एंड 2 को अवश्य देखें ताकि इस टॉपिक के साथ आपका कनेक्शन बन जाए। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो है टूरिज़्म। टूरिज़्म भी एक फॉर्म ऑफ सर्विस है। क्यों? क्योंकि टूरिज़्म में जो भी चीज़ें या जो भी सब सेक्टर्स इसके साथ कनेक्टेड हैं और कुछ ना कुछ फॉर्म में वहाँ से असिस्टेंस लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तो वो सारी सर्विसेज टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंडर आती हैं। चलिए पहले टूरिज़्म होता क्या है। टूरिज़्म एक प्रोसेस है और एक एक्टिविटी है और एक फॉर्म ऑफ सर्विस है और असिस्टेंस है जिसके बीच में पीपल used to visit many places for recreational purpose, है ना, अपने enjoyment के लिए, अपनी vacations को spend करने के लिए, and they used to visit so many places। और वो places किसी cultural background, historical background और landscape के कारण और अच्छे क्लाइमेट के कारण भी हो सकती हैं। ठीक है। एंड आज के टाइम में जो टूरिज्म एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। एंड टूरिज्म टर्शरी सेक्टर में क्यों आता है? बिकॉज जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी टूरिज्म के साथ रिलेटेड है। जैसे टूरिस्ट के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बिना तो टूरिस्ट चल ही नहीं सकता। क्यों? आपको घूमने के लिए आपके लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट काफ़ी रोल प्ले करेगा। जितना हार्ड एंड फास्ट ट्रांसपोर्ट होगा आपको कम टाइम में ज़्यादा प्लेसेस घूमने का मौका मिल सकता है और वो ट्रांसपोर्ट चीपर, एफिशिएंट सारी चीज़ें होनी चाहिए। अनदर वन, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के लिए लेबर इज़ इंपॉर्टेंट। लेबर एक फॉर्म ऑफ सर्विस है क्योंकि आपको टूरिस्ट प्लेसेस की मेंटेनेंस, रिपेयर, उन सभी चीज़ को दिमाग में रखना है। टूरिस्ट के लिए आपको गाइडर की जरूरत पड़ती है, तो गाइडर भी क्या, एक फॉर्म ऑफ सर्विस आपको दी जाती है और आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। टूरिज्म के साथ रिलेटेड अकोमोडेशन है, जितने भी होटल, रेस्टोरेंट जहाँ पे आप मील अकोमोडेशन ले सकते हो, तो वो भी सारे इसके साथ ही कनेक्टेड हैं। और जितनी भी लोकल शॉप्स आर देयर, जितनी भी लोकल शॉप्स हैं वो सारे इनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आएंगे वो लोकल शॉप से कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे, उससे सोर्स ऑफ इनकम विल बी देयर। तो आप देख सकते हो कि कितनी सर्विसेज इन सब टूरिज्म सेक्टर के साथ इंटर रिलेटेड है। तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि टूरिज्म रेफर्स टू द एक्टिविटी और द फॉर्म ऑफ सर्विस इमर्ज्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी इन टर्म ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड जॉब्स एंड टोटल रेवेन्यू। सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट करती है और काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखते हैं कि मैक्सिमम जीडीपी किसी भी कंट्री की उस पूरे वर्ल्ड में 40% से ज़्यादा जो जीडीपी है ओनली टूरिज्म कंट्रोल करता है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी इकॉनमी टोटली ही टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे स्विट्ज़रलैंड की मैं बात करूं और उसके बाद मैं बात करूं दुबई का, उसके बाद मैं बात करूं सिंगापुर का, एंड फिर बात करूं मैं मलेशिया का, उसके बाद इंडोनेशिया, बाली, ओके, बाली आइलैंड, उसके बाद मैं मालदीव की बात करूं, ठीक है, चाहे मैं श्रीलंका की बात करूं, तो सो मेनी अदर कंट्रीज आर देयर जिनकी जो टोटल इकॉनमी किसके ऊपर है? टूरिज्म सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। यदि मैं स्टेट वाइज बोलूं तो इंडिया में JNK है, एंड उसके बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद केरला है, उसके बाद राजस्थान है। तो ऐसे जी कुछ स्टेट्स हैं जो टूरिज्म बेस काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है इनकी टूरिज्म के ऊपर जी। ओके, अनदर वन, कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है टूरिज्म के। टूरिज्म को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, किन की वजह से टूरिज्म प्रमोट हो रहा है और वो नीचे भी डाउनग्रेड भी जा सकता है, तो वो चीज़ें हैं। तो पहला है डिमांड, दूसरा है ट्रांसपोर्ट। डिमांड तो काफ़ी रोल प्ले करेगी क्योंकि जिस एरिया की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी लोगों में वहाँ पहुँचने की, वहाँ विज़िट करने की, तो उस हिसाब से वो डेस्टिनेशन एरिया क्या होगा, उस एरिया में ज़्यादा प्रमोट होगा और वहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो सकती हैं। ठीक है, टूरिस्ट सर्विस बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकती हैं, उसको दिमाग में रख लेना। तो डिमांड में
काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे उस एरिया का क्लाइमेट अच्छा हो, प्लेजेंट क्लाइमेट होना चाहिए, चीपर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए उस एरिया में, ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, एंड फास्ट भी चलेगा, वो चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड अनदर वन इज वहाँ पे अकोमोडेशन प्रॉपर हो, वहाँ फूड प्रॉपर हो। तो फैक्टर वही जो मैंने पहले आपको करवा दिए हैं कि बाकी एक्टिविटीज यदि वहाँ पे अच्छे तरीके से अवेलेबल होंगी तो 101% है कि उस एरिया का जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके, आगे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट काफ़ी रोल प्ले करता है। विदाउट ट्रांसपोर्ट तो किसी एरिया में टूरिज्म की पॉसिबिलिटी होना ना के बराबर है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द पीपल, जो भी आपके टूरिस्ट आ रहे हैं उनको ज़्यादा प्लेसेस को विजिट करने के लिए क्या चाहिए, उनको ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए। वो कोई भी हो सकती है, वो बाय रेल हो सकती है, बाय एयर सर्विस हो सकती है, बाय वाटर हो सकती है, बाय रेलवे हो सकती है, बाय रोडवेज हो सकती है, कोई भी टाइप का ट्रांसपोर्ट चलेगा, लेकिन वो एफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंट भी होना चाहिए और स्पीड एबल भी होना चाहिए विद हाई स्पीड। ओके, एंड उसके बाद चीपर, वन ऑफ द मोस्ट पार्ट कि चीपर भी हो, ठीक है, एंड कन्वीनियंट भी होना चाहिए। तो ये सारी कुछ पॉइंट्स हैं जो उन सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्टेड हैं और उन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को उस एरिया में डेवलप होने में काफ़ी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये दो मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से किसी एरिया में टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, उस चीज़ को दिमाग में रख लेना। अनदर वन है टूरिस्ट रीजन। तो बेस्ड ऑन द अबव फैक्टर्स, तो कुछ सर्टन रीजंस आर देयर दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वी कैन से टूरिस्ट द काइंड ऑफ पर्पस, उनको टूरिस्ट रीजन बोलते हैं, ठीक है। एंड वो सभी ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सभी लोगों की एक डेस्टिनेशन प्लेस है एंड पीपल आर ईगर टू विजिट दोज प्लेसेस। उसके कुछ रीजंस आर देयर, मैंने क्लाइमेटिक बता दिया, मैंने इकॉनमी बता दिया, ट्रांसपोर्ट बता दिया, वहाँ पे काइंड ऑफ अदर सर्विसेज जैसे अकोमोडेशन, मील, है ना, तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। चलिए, वो डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, उसमें पहला है वार्मर प्लेसेस। वार्मर प्लेसेस हमेशा वो एरियाज होता है जहाँ पे टेम्परेचर नाइदर बिकम टू हॉट नॉट बिकम टू कोल्ड, तो वार्मर एरिया विल बी देयर। ओके, तो वहाँ पे पीपल प्रेफर टू विजिट ओवर देयर क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर सकती है वार्म क्लाइमेट के साथ। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे जितना भी एरिया है मेडिटेरेनियन कोस्ट के आसपास में, मैं थोड़ा सा आपको मार्क करके यहाँ बता दूँ। सपोज हेयर इज़ द यूरोप, ठीक है, ये पूरा यूरोप का पार्ट है, दिस वन इज़ द यूरोप पार्ट। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे है अफ्रीका, ये साइड नीचे अफ्रीकन पार्ट है। ओके, एंड इनके बीच में यहीं पे इस एरिया में जो आपको ये वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। ओके, दिस वन। और ये जो बॉडी आपको दी है मॉर्टन सी, तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ आपको जनरली मिलते हैं उन कंट्री में जैसे इटली है, उसके बाद है पुर्तगाल है, देन स्पेन है, उसके बाद फ्रांस का पार्ट आ जाता है, देन स्विट्ज़रलैंड है और बाकी के जो एरियाज़ आर देयर, ग्रीस एंड ऑल। तो वो सारे एरियाज़ सदर्न यूरोप के एंड नॉर्थ अफ्रीका के, ये सारे वार्म क्लाइमेट जोन के अंडर आते हैं और इनको मेडिटेरेनियन कंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये टूरिस्ट पर्पस के लिए बहुत हाई प्रोफाइल्ड कंट्रीज आर देयर। ओके, एंड बहुत डिमांड में है, ठीक है। एंड अनदर वन, इनके बिना एक वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया भी देख सकते हो, इंडिया का वेस्ट कोस्ट, कोस्ट कौन सा एरिया होता है, विच इज़ अटैच्ड विद वाटर। ओके, तो वेस्ट कौन सा आएगा, ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया। बिकॉज ऑफ द कल्चरल एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कारण एरिया इज़ वेल नोन फॉर वी कैन से टूरिस्ट पर्पसेस, ठीक है। ओके, अनदर वन विंटर। तो विंटर स्पोर्ट्स रीजंस आर also much more important, काफ़ी ज़्यादा important हैं, are in huge demand. Why so? Because तो कुछ some of the people like we can say adventurer we can say activity, जैसे कुछ स्पोर्ट्स हैं या उसके बाद ज़्यादातर आपको ग्लेशियर एरियाज़ में जो स्केटिंग करने को हम कह सकते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे स्पोर्ट्स को डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो उन विंटर रीजन में कुछ विंटर जो स्पोर्ट्स होती हैं उनको प्रमोट किया जाता है एंड दैट अट्रैक्ट द पीपल टू
विजिट ओवर देयर। ओके, तो वो भी काफ़ी रोल प्ले करेंगी। जैसे स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो चाहे स्विट्ज़रलैंड में हो चाहे वो हिमालय पार्ट में हो, तो वहाँ पे लोग सीनिक ब्यूटी को या द काइंड ऑफ नेचुरल जो प्रोसेस है स्नोफॉल का उसको देखने के लिए एंड देखने के लिए जो लोग हैं दे आर ईगर टू विजिट ओवर देयर। ओके, एंड हिस्टोरिकल टाउन, कुछ जो टाउन्स हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए काफ़ी वेल नोन है। मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंडस सिविलाइजेशन के साथ रिलेटेड जो टाउन्स हैं जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, ठीक है, तो ऐसे कुछ जो टाउन्स आर देयर जो लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। और अमृतसर है, रिलीजियस टाउन है। उसके बाद द काइंड ऑफ वी कैन जेरूसलम है, एंड अनदर वन इज़ बेबी वेटिकन सिटी है। तो ऐसे कुछ प्लेसेस आर देयर जिनका हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनका इंटरेस्ट होता है किसी एरिया की हिस्ट्री को जानने का, एंड दे यूज टू विजिट ऑल दोज प्लेसेस। ओके, अनदर वन, तो ये इनके ऊपर आपको आ सकता है टूरिस्ट रीजन के ऊपर कि वाई दे आर वी कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो आप बता सकते हो। ओके, टूरिस्ट अट्रैक्शन, अभी टूरिस्ट अट्रैक्शन को पीछे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ अ रीजन, किसी एरिया की टूरिस्ट अट्रैक्शन में कौन सी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। ऑलरेडी हम इनका थोड़ा बहुत पहले कर चुके हैं डिस्कशन, अभी बाद में भी हम ही थोड़ा बहुत पार्ट करेंगे। क्लाइमेट आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। विदाउट क्लाइमेट कोई डेस्टिनेशन जो प्लेस है किसी एरिया में डेवलप हो ही नहीं सकती। तो क्लाइमेट क्या होना चाहिए, क्लाइमेट शुड बी प्लेजेंट। ओके, यदि किसी एरिया का जो क्लाइमेट है वो प्लेजेंट है 101%, तो उस एरिया में जो टूरिस्ट रीजन होगा वो बहुत अच्छे से डेवलप होने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर कई चीज़ें रोल प्ले करेंगी। क्लाइमेट के बेस के ऊपर ही ट्रांसपोर्ट सर्विस रोल प्ले करेंगी। ओके, ट्रांसपोर्ट सर्विस उस एरिया में, एंड क्लाइमेट के बेस के ऊपर ही अडेप्टिबिलिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, अडेप्टिबिलिटी। कई बार क्या होता है, ज़्यादा हार्श कंडीशन होती हैं, बहुत हॉट टेम्परेचर और बहुत लो टेम्परेचर, जिन के वी कैन से जो कंडीशन के थ्रू और जो लोग हैं वो अपनी बॉडी को अडेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती हैं। इसलिए यदि कोई एरियाज में जो क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी वो प्लेजेंट होंगी, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, तो उस एरिया में पीपल प्रेफर टू मूव, ठीक है, तो वहाँ रहना, वहाँ द काइंड ऑफ टाइम को स्पेंड करना विल बी मच मोर ईजियर, ठीक है। और बाकी सर्विसेज भी रिलेटेड होंगी। यदि कोई एरिया टोटली स्नो कवर्ड एरिया से है तो वहाँ पे कोई काम ही नहीं होगा, एक्टिविटी बाकी नहीं होंगी, ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड होगा, और बाकी के भी पार्ट जैसे मेंटेनेंस उस टूरिस्ट प्लेस की, ठीक है, वो डिफ़िकल्ट होगी। लेकिन यदि क्लाइमेट प्लेजेंट होगा तो वहाँ पे लेबर भी आसानी से मिल सकती है, बाकी सर्विसेज विल आल्सो भी डेवलप्ड मोर, इंफ्रास्ट्रक्चर विल आल्सो भी गुड ओवर देयर। उस चीज़ को भी दिमाग में रख लेना। ओके, एंड लैंडस्केप काफ़ी रोल प्ले करता है। लैंडस्केप रेफर्स टू टाइप ऑफ लैंड। किसी एरिया में लैंडस्केप किस तरीके का है। कई एरिया में माउंटेनियस लैंडस्केप है, वैली लैंडस्केप है, कोई एरिया डेजर्ट है, कोई एरिया कोस्टल है, एंड कोई एरिया आईलैंड है, ठीक है, कोई एरिया प्लेन्स हैं। तो इट मीन्स लैंडस्केप डज मैटर लॉट। जितना अच्छा लैंडस्केप होगा अट्रैक्ट द पीपल टू विजिट ओवर देयर, उस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और बाकी सेक्टर भी आल्सो डिपेंड अपॉन द लैंडस्केप। ओके, हिस्ट्री एंड आर्ट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि सम ऑफ द प्लेसेस आर हैविंग वेरी रिच हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड, जैसे इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, हड़प्पा, अनदर वन इज जेरूसलम, एंड द काइंड ऑफ अजंता एलोरा केव्स, तिरुपति, अमृतसर, वाराणसी। तो ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जिनका हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल दोज पीपल हु आर ईगर टू नो अबाउट द history and the cultural background of a region, they used to visit all those places. Another one is cultural. तो cultural and economy, किसी एरिया का कल्चर और इकोनॉमी, पैसा काफ़ी रोल प्ले करेगा। एग्जाम्पल, जम्मू एंड कश्मीर का कल्चर काफ़ी रिच है, एंड द पीपल फ्रॉम अदर स्टेट आर ईगर टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जैसे उनका खाना पीना, जैसे उनके कपड़े, ठीक है, एंड अनदर वन इज़ उनके फोक सॉन्ग्स एंड ऑल। तो उनको जानने के लिए दे यूज टू विजिट द प्लेस। ऐसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे एरियाज आर देयर जिनमें बाकी रेस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ के लोग हैं दे आर ईगर टू नो
अबाउट द कल्चरल फोक सॉन्ग कस्टम एंड ऑल। ऐसे ही पंजाब में जैसे फुलकारी, ठीक है, एंड द काइंड ऑफ पंजाबी सूट एंड सरसों का साग, मक्की की रोटी एंड ऑल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी एरिया में उनका फूड स्टाइल, उनके जो काइंड ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड अनदर वन इज़ देयर कस्टम ट्रेडिशन कल्चर, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड वो काफ़ी अट्रैक्ट करेगा लोगों को उस एरिया में विज़िट करने के लिए एंड उन सभी चीज़ों को जानने के लिए। तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन में काफ़ी रोल प्ले करेगा। इकॉनमी काफ़ी रोल प्ले करती है, तो किसी कंट्री की जितनी इकॉनमी ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो वो एरिया उतना ज़्यादा डेवलप होगा, और डेवलपमेंट हमेशा ही लोगों को अट्रैक्ट करती है टू विजिट दोज प्लेसेस। ओके, अनदर वन, ऐसे ही कुछ प्लेसेस के नाम यहाँ दिए हुए हैं तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है। मेडिकल टूरिज्म का एक सब सेक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। वाई सो? बिकॉज मेडिकल टूरिज्म इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले मेडिकल टूरिज्म होता क्या है? टूरिज्म मैंने पहले बता दिया था, द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग द प्लेसेस बाय द पीपल फॉर रिक्रिएशनल पर्पस। तो यहाँ लिखा हुआ है मेडिकल, तो मेडिकल टूरिज्म रेफर्स टू कि व्हेन द पीपल यूज टू विजिट द we can say visit the many places of the country, inside the country or outside the country, okay, for medical purpose. मेडिकल मीन्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे कोई यूएसए के सिटीजन इंडिया में आके अपना क्या क्या ट्रीटमेंट करवाते हैं, हमारे लोग इंडिया से यूएसए जाके क्या करवाएंगे, अपना कुछ ट्रीटमेंट करवाएंगे, ठीक है, कुछ ऑपरेशन सर्जरी एंड ऑल जो भी चीज़ें होंगी मेडिकल ट्रीटमेंट, इट वुड कम अंडर द मेडिकल टूरिज्म। जब आप किसी दूसरे एरिया में सिर्फ मेडिकल पर्पज़ के लिए विजिट करते हो, दैट वुड कम अंडर द मेडिकल टूरिज्म। वाई डू द पीपल मूव फॉर मेडिकल पर्पज़? इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, एफिशिएंट एंड वी कैन से इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। अनदर वन, चीपर हो, सस्ता ट्रीटमेंट हो, सस्ता इलाज हो, ठीक है, और ज़्यादातर नेचुरल थेरेपी से किया जाए इलाज। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि इंडिया इज़ अ फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा, होम्योपैथी, है ना, एंड एलोपैथी पार्ट इज़ आल्सो देयर, बट एज़ कम्पेयर टू द एलोपैथी जो होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं है, और इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द बॉडी विल बी वेरी लेस, ठीक है, एंड ये कोई भी डिसीज़ को बाय रूट ख़त्म कर देती है। तो दैट्स वाई तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रेफरिंग द आयुर्वेदा और द काइंड ऑफ होम्योपैथी इंस्टेड ऑफ using the allopathy medicine, okay, and some of the other जो सर्जरीज हैं वो इंडिया में आर much more cheaper than the rest of the countries, so that's why they prefer to visit India for medical treatment, okay, would come under the medical tourism। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, okay। another one is वाई मेडिकल टूरिज्म इज़ इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और कंट्री के नाम भी बता देता हूँ कि व्हाट आर द वी कैन से कंट्रीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेडिकल टूरिज्म, ठीक है, या ये भी आ सकता है कि नेम ऑफ द कंट्री इन विच मेडिकल टूरिज्म इज डेवलपिंग डे बाई डे, ओके। जैसे इंडिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है एंड मलेशिया, ठीक है, जहाँ पे नेचुरोथेरेपी के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाता है। कुछ ऐसी ओल्ड मैथड टेक्निक्स आर देयर बाय विच डिसीज कैन बी क्योर्ड, okay। another one, medical tourism, why important in India? First one, medical tourism help to exchange the money, जैसे बाहर का जो पैसा होगा विल एंटर इनटू द कंट्री, तो एक्सचेंज ऑफ मनी विल बी देयर, जिससे कंट्री का ऑल ओवर इकोनॉमी विल बी गोइंग अप। अनदर वन विल बी जीडीपी को काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा, जनरेटिंग इनकम। अनदर वन इज मेडिकल टूरिज्म अफेक्ट द पॉजिटिवली द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर बाय क्रिएटिंग द डिमांड, तो जब डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी डेवलप। इंडिया के अंदर जो और भी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, ओके, इनोवेशन रिसर्च उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अब अरे भाई जब मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा तो मेडिकल टूरिज्म के लिए आपको नर्सेस, डॉक्टर्स, सभी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट विल आल्सो बी जनरेटेड। इट प्रोवाइड कंट्री टू सॉलिड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो व्हेन द डिमांड विल इंक्रीज देन इट प्रोवाइड अ सॉलिड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें मेडिसन, उसमें डॉक्टर्स, उसमें असिस्टेंट्स, नर्स एंड ऑल विल बी वी कैन से will be given to all those medical institutions, ठीक है, and skilled manpower will also be
देयर. अनदर वन इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ मेडिकल टूरिज्म. ठीक है, आल्सो इन्फ्लुएंस अदर मेडिकल रिलेटेड सेक्टर लाइक फार्मास्यूटिकल एंड अनदर वन विल बी द बायोटेक्नोलॉजी. जितना मेडिकल जो मेडिकल टूरिस्ट के जितने रेट्स ज़्यादा होंगे तो अदर सेक्टर्स भी इससे इन्फ्लुएंस होंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड अनदर वन इज़ काइंड ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजीज, मतलब जितने भी डिसीज़ हैं उनको डायग्नोसिस करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं थ्रू वेरियस मेथड, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट उस एरिया में होने वाली हैं. ठीक है, एंड along with that सर्टन अदर जो इसमें एक्टिविटीज़ आएंगी, जिसमें आउटसोर्सिंग मेडिकल टूरिज्म के थ्रू काफ़ी ज़्यादा आने वाला है. पहले आउटसोर्सिंग होता क्या है, देखिए आउटसोर्सिंग को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ. इसको एक्सप्लेन करने से पहले, आउट मीन्स आउटसाइड द रीजन, मतलब आपके एरिया से बाहर से. ओके, सोर्स रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ से कोई चीज़ शुरू हुई है. ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना. एंड तो इट मीन्स आउटसोर्सिंग रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द आउटसाइड एरिया. ठीक है, तो आउटसोर्सिंग क्या होता है बच्चे? आउटसोर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप बाहर से कोई टेक्नोलॉजी या कोई लेबर या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस या कोई टेक्निकल असिस्टेंस लेते हो. ठीक है, इसको हम बोल देते हैं आउटसोर्सिंग. तो सो मेनी वी कैन से मेथड्स एंड टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडिया नाउ ए डेज. वो इंडिया ने कहाँ से कैरी किए हैं, कहाँ से मतलब उसको वी कैन से कैरी किया है फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री. जैसे अभी MRI होती है, रेडियोलॉजी इमेजेस हैं, अल्ट्रासाउंड्स आर देयर. तो ये इंडिया की टेक्निक्स नहीं है, दीज आर द फॉरेन टेक्नोलॉजीज, लेकिन नाउ ए डेज दे आर बीइंग यूज्ड इन इंडिया. ठीक है, और लेकिन रेट्स क्या हैं एज कम्पेयर टू द फॉरेन और दूसरी कंट्री कंपेरिजन में रेट्स आर वेरी लेस. तो दैट आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द मेडिकल टूरिज्म इन द कंट्री, जो बाकी कस्टमर को, फॉरेन के जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है इंडिया में ट्रीटमेंट करवाने के लिए. अनदर वन है क्वाटनरी सेक्टर. लास्ट सेक्टर इस चैप्टर का जो है सेकंड लास्ट, क्वाटनरी सेक्टर इज रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना. एंड पीपल एंगेज इन क्वाटनरी एक्टिविटी. ठीक है, अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? सिंपल देखिए, प्राइमरी में कुछ चीज़ों को क्या किया जाता है, प्रोडक्शन, कल्टीवेट करते हैं. ठीक है, अनदर वन, उसके बाद सेकेंडरी में उन जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, और उसको किस में यूज़ किया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट में, उसका फिनिश प्रोडक्ट बना दिया. जो टर्शियरी सेक्टर होगा वो फिनिश प्रोडक्ट को क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, उसको शिफ्ट करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा, मार्केटिंग करके, क्लियर, सर्विस देगा. अनदर वन, अभी क्वाटनरी का काम क्या है? क्वाटनरी का काम है कि भाई जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, लोगों के पास गया, रिव्यू लेने के बाद आपको लगा कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने बाकी हैं, जैसे कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट कम करो, वेट ज़्यादा है, लाइट वेट कर दो. ठीक है, और क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी कर दो. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन पार्ट. तो वो किस में आता है, वो क्वाटनरी सेक्टर के अंदर ही आएगा, जो आपको दिमाग में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड क्वाटनरी सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पीपल एंगेज इन क्वाटनरी एक्टिविटी, अभी कौन कौन से हैं, तो इसमें हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड पीपल होंगे, और क्वाटनरी सेक्टर के अंदर जो भी लोग होंगे उनको हम बोल देते हैं वाइट कॉलर वर्कर. क्या बोलते हैं, वाइट कॉलर वर्कर. इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, वाट आर वाइट कॉलर वर्कर इंगेज्ड इन क्वाटनरी एक्टिविटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अनदर वन, तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, ऑलरेडी आई टोल्ड यू. हाईली स्किल्ड लेबर होगी, स्किल्ड और एक्सपर्ट्स जो लोग होंगे. साइंटिस्ट इसी पार्ट में आते हैं, जिनका मेन काम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होता है. ओके, एंड इसके अंदर और भी जो लोग हैं, जैसे मीडिया ट्रांसक्रिप्शनिस्ट आएंगे. अनदर वन, CEO हैं, MNCs हैं. ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज के जो CEOs होंगे वुड कम अंडर दिस. ये क्वाटनरी सेक्टर के अंदर ही आते हैं. ठीक है, एंड क्वाटनरी सेक्टर को हम बेसिकली नॉलेज सेक्टर के अंडर भी लाते हैं. नॉलेज सेक्टर क्यों, बिकॉज द लेबर यूज टू प्रोसेस और टू फंक्शन दिस सेक्टर विल हैव ऑफ, क्या होगा, हाईली नॉलेजेबल सेक्टर.
ठीक है, उनको काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। सपोज एक साइंटिस्ट है, उसके पास एक डिग्री प्लस एक्सपीरियंस शुड भी देयर, है ना, तो वो भी होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको नॉलेज सेक्टर बोलते हैं। जो भी लेबर यहाँ पे काम करेगी वो नॉलेज बेस होगी, ठीक है, वो मेंटल लेबर होगी, फिजिकल काम नहीं है, मेंटल लेवल का काम है, ठीक है। और मोर इंटेलिजेंट पीपल विल डू द रिसर्च और डेवलपमेंट, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ क्वाटनरी सेक्टर्स, ठीक है, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज एंड ऑल, तो वुड कम अंडर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस चीज़ को दिमाग में आप रख लेना। ओके, अनदर वन है क्वानरी सेक्टर। क्वानरी सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वानरी लास्ट टाइप का सेक्टर आता है। क्वानरी सेक्टर के अंडर जो वर्कर आते हैं उनको गोल्ड कॉलर वर्कर बोलते हैं। क्यों गोल्ड कॉलर बोलते हैं? क्योंकि दे आर इन ह्यूज डिमांड, दे आर इन ह्यूज डिमांड एंड हाईली पेएबल, हाई सैलरीड पर्सन बोलते हैं, हाई सैलरीड, क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा होती है इनकी, इनको हाई सैलरीड और इन ह्यूज डिमांड बोलते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द गोल्ड कॉलर वर्कर। अभी क्वानरी में कौन से आते हैं? हाईली प्रोफेशनल पर्पस जो पर्सनस आर देयर। किससे हाईली प्रोफेशनल? क्वाटनरी से भी ज़्यादा, ठीक है। और क्वानरी के अंडर थिंक टैंक पीपल आते हैं। थिंक टैंक क्या होते हैं? थिंक टैंक होते हैं आर द आइडियोलॉजिकल पीपल, मतलब जिनका मेन काम क्या होता है? टू गिव आइडिया, सजेशन देना, ठीक है, एग्जीक्यूट करना नहीं है, एग्जीक्यूट करेंगे क्वाटनरी वाले, लेकिन आइडिया देना वुड कम अंडर द, वी कैन से, क्वाटनरी सेक्टर। जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, आइडियोलॉजिस्ट हैं, वो चाहे डिफेंस सेक्टर में कुछ आइडिया देने वाले हों, कोई भी हों, तो ऑल वुड कम अंडर द थिंक टैंक, ठीक है। और कम्स अंडर विच सेक्टर? क्वाटनरी सेक्टर। इनको गोल्ड कॉलर वर्कर बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। एंड इसमें सबसे मेन चीज़ जो होगी वो है ट्रेंड्स इन क्वाटनरी सेक्टर, ठीक है। आज के टाइम में क्वाटनरी सेक्टर का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज पीपल आर कंटिन्यूसली वी कैन से गेटिंग एजुकेटेड डे बाय डे, जिसकी वजह से हायर क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी इज़ आल्सो देयर, एंड मोर आइडियाज़ आर कमिंग फ्रॉम द पीपल साइड, एंड पीपल इज गवर्नमेंट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज आइडियाज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड ऑल। ओके, और इसमें सबसे मेन जो पार्ट आएगा वो आएगा आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग वुड कम अंडर द क्वाटनरी सेक्टर। बेसिकली आउटसोर्सिंग होता क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द लेबर फ्रॉम द आउटसाइड रीजन। आप जब बाहर वाले एरिया से कुछ टेक्नोलॉजी, लेबर, असिस्टेंस, ठीक है, और द काइंड ऑफ अदर सर्विसेज इफ़ यू आर अवेलिंग फ्रॉम आउटसाइड द रीजन वुड कम अंडर द आउटसोर्सिंग। बेसिकली आउटसोर्सिंग दो टाइप का होता है, एक होती है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, एक होती है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। केपीओ मीन्स जब आप जो लेबर हायर करते हो वो सिर्फ मेंटल लेबर हायर करते हो, इंटेलिजेंट लोगों को, जिनका मेन काम क्या है? उनकी नॉलेज है, जिनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? उनकी नॉलेज है, जिनके बारे में वो जानते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। ओके, तो वुड कम अंडर केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। जैसे आपने किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर किया, ठीक है, आपने हार्डवेयर इंजीनियर को हायर किया, आपने किसी प्रोफेसर को हायर किया, आपने किसी साइंटिस्ट को हायर किया, ओके, आपने किसी थिंक टैंक को हायर किया फ्रॉम रशिया, फ्रॉम यूक्रेन, फ्रॉम लंदन, फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम कनाडा एंड ऑल, तो वो किस में आएंगे? केपीओ। बीपीओ, बीपीओ रेफर्स टू बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जिनका मेन काम क्या होता है? किसी भी बिजनेस को डेवलप करना। सपोज आपने कोई कंपनी खड़ी की है, आपने उस कंपनी के लिए सीईओ चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, ठीक है, जिनका मेन काम क्या होगा कि हाउ टू ऑर्गेनाइज दैट बिजनेस। ओके, तो वुड कम अंडर द बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ओके, तो टू टाइप में हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं। और आउटसोर्सिंग को ऑफशोर और ऑनशोर। ऑफशोर देखिए क्या होता है? ऑफशोर मीन्स, शोर का मीन्स होता है किनारा, इसको बोल देते हैं शोर, किनारा। ओके, इसको ऑफ शोर क्यों बोलते हैं? ऑफ रेफर्स टू अवे फ्रॉम द शोर, मतलब अवे फ्रॉम द लास्ट पॉइंट और द वी कैन से बाउंड्री, अवे फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ रीजन। आपने उससे बाहर से कोई चीज़ को हायर किया है, इसको हम बोल देते हैं ऑफ शोरिंग। क्या बोलते हैं? ऑफ शोर्सिंग। आप अपनी लेबर को बाहर भेजते हो, जब बाहर से किसी को हायर करते हो तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। इसके बेनिफिट क्या हैं आउटसोर्सिंग के? इसके सो मैनी बेनिफिट्स आर देयर। सबसे पहले आप वर्कर को ट्रेनिंग दोगे, जिस भी कंपनी में वो काम करेंगे उनको ट्रेनिंग मिलेगी। नेक्स्ट वन, उनकी स्किल्स के ऊपर काफ़ी जोर मिलेगा। अनदर वन, उनका अर्निंग अच्छा होगा, ठीक है। अनदर वन, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल आल्सो बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। पर्सनैलिटी विल आल्सो बी डेवलप्ड,
ठीक है, एंड दे कैन कंट्रीब्यूट इन द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स आर देयर, तो आपको दिमाग में रख लें आउटसोर्सिंग के। ओके, ज़्यादातर आउटसोर्सिंग कहाँ होती है? इन आईटी सेक्टर में की जाती है। आईटी सेक्टर में आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट में और गूगल में और व्हाट्सएप में और बाकी के अदर भी जितनी बड़ी कंपनी अल्फ़ाबेट एंड ऑल, तो वो सभी कंपनीज में इंडियन इंजीनियर काफ़ी काम करते हैं। वो कंपनी इंडिया में से लोगों को हायर करके एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए हार्डवेयर इंजीनियर अपने एरियाज़ में लेके जाती है, वहाँ पे उनसे काम करवाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक आउटसोर्सिंग ही है। आउटसोर्सिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ लुकिंग फॉर चीपर लेबर। जब कंपनीज डिफरेंट कंपनीज आर लुकिंग फॉर चीपर लेबर, ठीक है, चीपर लेबर होगी और एक्सपर्ट बंदे होंगे, एक्सपर्ट लेबर, तो वो किसी भी एरिया से मिले दे विल हायर। ठीक है, ज़्यादा आईटी सेक्टर में ये काम किया जाता है। तो आप देख सकते हो नेम ऑफ द कंट्रीज आर देयर, इनको दिमाग में रख लेना कौन कौन से एरिया से लोग जॉब करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। इंडिया में भी वैसे सो मेनी कंपनीज आर देयर जो फॉरेन की हैं लेकिन इंडिया से लेबर लेती हैं, वो भी क्या होंगी? आउटसोर्सिंग। ऐसे फॉरेन की कंपनी है जो इंडिया से लेबर को लेके जाती हैं, तो वुड कम अंडर द आउटसोर्सिंग। इन चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो ये सारी चीज़ वही दिया हुआ है यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है जी। उसके बाद नेक्स्ट वन आएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बेसिकली आउटसोर्सिंग को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, केपी एंड बीपीओ। के मीन्स नॉलेज प्रोसेसिंग, बीपीओ मीन्स बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको यहाँ दिए हुए हैं। एंड एग्जांपल के तौर पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी दिया है, ई लर्निंग दिया है, बिजनेस रिसर्च दिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर है, लीगल प्रोफेशन है, तो रिसर्चर्स हैं, वो सारी जो द काइंड ऑफ एक्टिविटी वुड कम अंडर द नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। अभी लास्ट जो टॉपिक दिया है इसमें दिया डिजिटल डिवाइड। व्हाट डू मीन बाय डिजिटल डिवाइड? देखिए, डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइज। देखो, डिजिटल डिवाइड मीन्स डिजिटल बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। जब कोई टर्म का आपको मीनिंग नहीं पता है तो प्लीज़ उसको स्प्लिट कर लीजिए एंड ज़्यादा इजी होगा टू डिफाइन दैट term. Okay, digital refers to the kind of technological advancement. Divide refers to categorization. Getting my point? Categorization. तो सिंपल क्या बोलेंगे हम? Digital divide refers to the process of categorization of an area based on technology and advancement. अरे भाई, when we can say there will have a technological advancement in an area, तो वो एरिया ना दो पार्ट में क्लासीफाई कर जाता है। दो पार्ट में कैसे? वन एरिया विल हैव द हाई एडवांसमेंट, द एरिया विल हैव हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, एंड अनदर एरिया विल हैव लो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो हाईली एडवांस होंगे एंड सेकंड वन एरिया विल हैव अ लो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड व्हेन वी डिवाइड द एंटायर एरिया, तो उसकी दो कैटेगरी बन जाती हैं। उस कैटेगरी को बोलते हैं द डिजिटल डिवाइड। क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द एरिया, ठीक है, इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अकरिंग ओवर देयर। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और इसमें टेक्नोलॉजी नहीं होगी अकेली, उसके साथ होता है ITC, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसको ICT भी बोलते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके बेस के ऊपर कंट्रीज हैव बीन कैटेगराइज्ड। ठीक है, एंड तो ये ज़्यादातर बड़ी कंट्रीज़ में देखा जाता है। तो कुछ कंट्री ऐसी हैं जो बहुत एडवांस हैं, जैसे जापान, ठीक है, साउथ कोरिया, अनदर वन विल बी द कनाडा, USA एंड ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ओके, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑल। और दूसरी साइड सम ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, है ना। तो ऐसी कुछ कंट्रीज आर देयर दैट आर लैगिंग इन वी कैन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ओके, दैट प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वुड कम अंडर द डिजिटल डिवाइड। होप इट इज़ क्लियर। ओके, तो बच्चे, इस वीडियो के ज़्यादा लंबे होने का कारण यही था कि मैंने ये पूरे चैप्टर को 3 वीडियोस में कंप्लीट किया है। क्विक रिवीजन है, और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के से पहले अपने पास एक कॉपी पेन जरूर लेके बैठें, ताकि जो भी वर्ड वर्क यहाँ पे किया गया है उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए एंड चैप्टर को
पहले खुद रीड कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी 12th क्लास के जो भी ज्योग्राफी का जो सिलेबस है टर्म 2 का, उसकी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। एंड इस चैनल के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये चैनल खासकर ज्योग्राफी के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं 12th क्लास ऑनवर्ड्स, 10th और 9th आल्सो, उन सभी को एक अच्छी और बेस्ट मेथोडोलॉजी के साथ और टेक्निक्स के साथ पढ़ाने के लिए बनाया गया है। यदि इस चैनल के ऊपर पढ़ाए जाने वाले कंटेंट और मेथोडोलॉजी आपको क्वालिटेटिव लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।